नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब इस वीडियो में हल करेंगे सवाल नंबर 22 से। इसके पहले हम सवाल नंबर 21 तक पूरा का पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। इसमें देखेंगे सवाल नंबर 22 से। तो कैसे हल करना है इसको बाकायदे हमने पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना शुरुआत कर दिया है। तो इसलिए वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मैं नए नए टॉपिक्स और आपके जो भी क्वेरीज हैं, देखो अनसॉल्व पेपर हल करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यदि आप 4-5 अनसॉल्व पेपर हल कर लिए तो आपको ये चीज़ें सब पता चल जाएंगी कि हमें किस तरीके से कैसे हल करना है, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ हमने सब हल करवा दिया है और अब आगे और हल करवाते ही चलेंगे। तो अब इसमें हम सवाल नंबर 22 से हल करवा रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर 22 में क्या रहा है, कह रहा किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। यानी कोई 5 खंड हैं, उन्हें हल करना है। और इसमें देखो का, खा, गा, घा, अंगा और चा तक दिए हैं। तो इनमें हमें 5 करना है, एक कोई भी हम छोड़ सकते हैं, जो कठिन लगे वही छोड़ दें। लेकिन यहाँ हम आपको क्या एक एक सभी हल करवाएंगे, क्योंकि हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, ना कि केवल प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, इसलिए हम सभी के सभी अथवा भाग कुछ भी हो सब हल करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए हल करते हैं। अब देखेंगे 22 नंबर का यहाँ पर पहला सवाल क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक द्विघात बहुपद दिया और उसके शून्यांकों को पहले ज्ञात करना है, फिर उनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध भी बताना है। तो चलो हल करते हैं। अब देखो यहाँ पर द्विघात बहुपद 3x² - x के शून्यांक ज्ञात करना है। तो इस द्विघात बहुपद को हम इस तरीके से लिख लेंगे और ऊपर डालेंगे प्रश्न संख्या 22 का। ठीक है, ऊपर ही डालना है टॉप पर, ताकि एग्जामिनर की सीधे सीधे नज़र पड़े और कैसे उसको ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी कॉपी जांचने के रुपए मिलते हैं। इसलिए ऐसा आपको करना है। तो इसको हल करने के लिए हमने क्या किया, इस तरीके से लिख रखा है। ठीक है, अब जब लिख रखा है तो अब हल करना है। हल करेंगे तभी तो फैक्टर निकालेंगे। अब देखो सवाल में क्या है, f(x) बराबर इतना मान लिया, ये कुछ है नहीं, ये बहुपद को ही ऐसा हमने मान रखा है। अब देखो यहाँ 3 और ये 4 है, तो 3 चौको 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 1 आ जाए। इस चिन्ह से हम पहचानेंगे कि जोड़ने पर बात हो रही है कि घटाने पर। तो अब इसको 3 से ही काट लो, 3 चौको 12। अब देखो 4 में 3 गया, 1 बच जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बराबर। देखो जब भी हल करते हैं कोई भी गुणनखंड हो, पहला पद स्क्वायर वाला एज इट इज लिख लेते हैं। तो 3x² माइनस के, अब देखो इसमें बड़ा क्या 4 है, तो उसको पहले लिखेंगे 4x। अब प्लस का यहाँ 3x छोटा वाला, तभी 3 में 4 घटेगा तो माइनस का बचेगा, और माइनस के ये 4 आगे। यहाँ से अब देखो कॉमन की बात आई। अब देखो एक्सिस में भी तो x कॉमन मिलेगा, तो अंदर आ जाएगा 3x माइनस का 4, और इधर से ये चिन्ह प्लस है, इसी चिन्ह के साथ ही कॉमन मिल जाएगा हमें +1, तो अंदर बचेगा 3x माइनस का 4। अब 3x माइनस 4 ये दोनों एक ही ब्रैकेट है, सेम एक ब्रैकेट में, और ये 3x नहीं, ये केवल x और ये प्लस का 1 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। यानी ये f(x) के बराबर जो चीज़ें थी वो इतना आ गया। अब हमें ज्ञात करना है शून्य ज्ञात करना है, तो हम क्या करें, f(x) बराबर 0 कर देते हैं। तो यहीं पर हम ये लिखे देते हैं f(x) बराबर 0 रखने पर, भाई तभी तो शून्य ज्ञात कर पाएंगे। तो f(x) बराबर 0 रख लो। तो जब 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 = 0, या x + 1 = 0 कर लो। दोनों के बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से 3x बराबर क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और इधर से या x = कितना -1 आ जाएगा। एक तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आई, और यहाँ आगे और अगर हम हल करें तो x बराबर आ जाएगा 4/3। ठीक,
यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई। जब x की दो वैल्यू आ गए, अब क्या करें आगे। आगे देखो, अब x के मान आ गए यानी शून्यक यही हो गए हमारे। अतः शून्यक या शून्यांक एक ही चीज़ है। शून्यांक बराबर -1,4/3 ये आ गए। अब सवाल में देखो क्या कहा था। सवाल में कहा है कि कहाँ गया, हाँ ये शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए, यानी संबंध के सत्यता की भी जांच करना है। तो अब देखो, संबंध के सत्यता की जांच मतलब मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना है। तो हम लिखेंगे मूलों का योगफल बराबर, सूत्र होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। तो मूलों का योगफल, मूल हमारे कौन आए, -1 और +4/3 आया ना, बराबर -x का गुणांक। तो अब -x हम कहाँ देखेंगे, -x का गुणांक क्या है, 1 है ना, तो इधर हो जाएगा -1/x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 आ जाएगा। अब क्या करें, इन सबको ऐड कर लेते हैं। देखो 3 एकम 3 यानी -3 + 4/3 बराबर -1/3। तो 4 में 1 गया, कितना बचेगा, 1 बटे। अच्छा एक बात ध्यान दो, यहाँ ये x का गुणांक कितना है, माइनस, और माइनस ये ऑलरेडी सूत्र में भी है, तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है, इसलिए ये प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 1/3 बराबर इधर से भी 1/3 आ गया। जो कि यहाँ क्या हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या हो गए, बराबर आ गए। तो एक संबंध की तो जांच ये आ गई, ये क्लियर हो गया। अब मूलों का गुणनफल निकाल लो। मूलों या शून्यांकों एक ही चीज है, ठीक है, का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। तो यहाँ पर -1 गुणा 3/4 बराबर अचर पद क्या है, अचर पद कितना है, -4 है ना, जो चिन्ह अगर माइनस तो माइनस के साथ लिखेंगे, तो -4/3। और देखो उल्टा लिख गए ना, यहाँ 3/4 जबकि है 4/3, 4/3। तो ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का करा दो, तो -4/3 बराबर -4/3। यहाँ भी क्या आ गया, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS आ गया ना। अतः और यही कुल मिला के प्रूफ करना था, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक। और मूल्यांक हमारे शून्यांक ये आ गए। अच्छा, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट जरूर करें। अब देखिए यहाँ सवाल नंबर 22 का 22 का खा कह रहा है, निम्नलिखित के रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। यानी हमें ये दो समीकरण दिए हैं, 0.2x + 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x - 0.5y बराबर -0.7। ये तो इन दोनों समीकरणों को हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, एक पहला तो ये लिख लिया, ठीक।
और दूसरे वाले को भी लिख लेते हैं 0.4x और माइनस 0.5y बराबर माइनस का 0.7, इतना कर लिया। अभी देखो इनको हमने एक समीकरण नहीं दिया क्या, अब थोड़ा इनको आगे और हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, देखो 0.2x है ना, इसमें क्या करो, दशमलव हटा दो, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x/10, इसको प्लस लिख सकते हैं 3y/10 बराबर 1.3, या इसको 13 लिख सकते हैं, 13/10, ये दशमलव ना समझिए, ठीक है ना, कटा समझो, ठीक। ये दशमलव मान के चलो कि कटा है, ठीक है। और कॉमा इधर भी ये दशमलव हटा दो, 0.4 है ना, तो इसको हम 4 केवल कर लेते हैं, 4/10, क्योंकि 10 से भाग देंगे तभी तो एक अंक पर दशमलव आएगा, माइनस का 5y/10 और बराबर माइनस का 7/10। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3y/10 और बराबर 13/10, और कामा इधर ये 4x माइनस 5y/10 और बराबर माइनस 7/10। इससे ये 10 बटे में है ना, दोनों कट गए, तो ये आ गया 2x प्लस का 3y बराबर 13, ये समीकरण 1। और इधर बना जा करके 4x माइनस का 5y बराबर -7, ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करो, समीकरण 1 और 2 को हल कर लो, तो हम वही लिख लेते हैं, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर चलो हल कर लेते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, 2x प्लस का 3y बराबर 13, और दूसरा है 4x माइनस का 5y बराबर -7, ठीक। अब आगे देखो, x के गुणांक हम बराबर करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8x माइनस 4 का गुणा, देखो पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें होगा, तो जो साइन है साइन से मतलब नहीं है, 3 है तो 4 है 12y बराबर 13 चौको 52, फिर 4 दूना 8x माइनस 2 का गुणा वैसे हो रहा है, तो 2 पंचे 10 माइनस के 10y बराबर 2 सत्ते 14 माइनस के 14। अब देखो घटाने पर माइनस प्लस प्लस, ये कटे, तो 12 10 22 हो गए ये, तो 22y बराबर ये हो गए 66, तो यहाँ से y बराबर 66/22, 22 से कम 22, 22 66, यानी जो y की वैल्यू आई तो y बराबर आ गया 3। अब ये जो y का मान है ना, समीकरण 1 में हम रखे देते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रख दो, एक समीकरण हमारा बना है, ये 2x प्लस का 3y बराबर 13, तो 2x प्लस 3 एज इट इज, और y की वैल्यू 3 आई है, तो गुणा में लगा करके हम लिख देंगे 3 बराबर 13, तो ये 2x प्लस 3 का 9 बराबर 13। अब देखो यहाँ से 2x बराबर 9 को इधर ले आओ, तो 13 माइनस 9, तो दैट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू कितना 4, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, x का मान कितना आ गया 2, क्योंकि 2 बटे में जाएगा कट के इतना आ गया, तो
तो यहाँ से जो x और y के मान आए वो क्या आए, हम लिख देंगे अतः x बराबर ये 2 आया और कामा y बराबर आ गया ये 3। यही इस सवाल के आंसर हो गए। ठीक, अगला सवाल देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 22 का गा कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना, मतलब कि कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो ये सवाल है, इसको हल करना है। तो चलो हल करते हैं। अब देखो एक बार इसमें जो दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी बिंदु पर खींची वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो जो दिया है वो हमने क्या किया, देखो यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, जितना दिया गया है सवाल में, जैसे क्या दिया गया होगा भाई, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, तो ये केंद्र O हमने मान लिया। अब देखो AP व BP क्या हो गई, AP और BP दो स्पर्श रेखाएं हैं और ये जो P है ये कोई एक बाह्य बिंदु है, ऐसा हमने लिख लिया। फिर सिद्ध क्या करना था, कहा स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, यानी AP और BP जब स्पर्श हैं तो यही तो बराबर सिद्ध करना है। अब इतना हो गया। इसके बाद अब हम करेंगे कुछ इसमें रचना करने के लिए देखो रचना क्या करेंगे ये समझिए। हम रचना में करते हैं, ये A को इससे मिला देते हैं, B को भी इससे मिला देते हैं और इसको भी इससे मिला देते हैं। रचना में हो जाएगा O को A, B व P से मिलाया। ठीक, क्योंकि ये एक प्रमेय है। अब करते हैं उपपत्ति। अब इतना सब हो गया, अब आसान है। उपपत्ति में क्या करें, हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो गए। कौन कौन, एक तो ये OAP त्रिभुज OAP व त्रिभुज एक OBP में, इन्हीं में देखते हैं। अब देखो सबसे पहले OP बराबर OP बराबर OP दोनों त्रिभुजों के लिए क्यों बराबर, ये उभयनिष्ठ है। ठीक, और फिर OA बराबर OB, OA बराबर OB, ये क्यों, त्रिज्याएं हैं। ठीक, इसके अलावा एक चीज़ हमें और है, कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B, ये क्यों, प्रत्येक 90 अंश। अच्छा 90 अंश क्यों हो गया, एक बात आपको पता होना चाहिए, ये प्रमेय होती है कि अगर त्रिज्या है स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, इसलिए 90 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, मान के चलिए 90 अंश ये हो जाएगा। तो अब इसमें एक नियम लगेगा हमारा RHS। तो RHS सर्वांग समता से RHS सर्वांग समता क्या होती है, किसी भी दो त्रिभुजों में यदि दो भुजाएं, ठीक, मतलब एक कर्ण और दूसरी कोई भी भुजा हो सकती है और एक कोण 90 अंश का हो, तो वो उसमें RHS सर्वांग समता नियम लगता है। तो इसमें कर्ण बराबर, एक ये भुजा बराबर और एक कोण 90 अंश, तो RHS नियम लग जाएगा। ठीक है ना, RHS से त्रिभुज कौन लिए थे, OAP सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज OBP। ठीक, ये हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, AP यानी AP बराबर क्या हो जाएगा, BP। अब ये क्यों, कारण में लिख देते हैं बाई CPCT। अच्छा CPCT का मतलब होता है कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है ना,
तो अब यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। तो कोई इसमें भी दिक्कत हो, समस्या हो तो आप हमें कमेंट अभी करके बता सकते हैं। चलिए अगला नंबर देखेंगे। अब देखिए यहाँ घा नंबर क्या कहता है, कह रहा एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB इंटू CD है। तो यानी इतना हमें ये सिद्ध करना है ये चीज़, ठीक। तो इसको हल करने के लिए चलिए आगे। तो इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है, करे एक त्रिभुज की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और जिसका नाम देना है ABC। ABC दे दिया। अब कह रहा है बिंदु D इस प्रकार है, तो मान लेते हैं ये एक बिंदु D हो गया, इसको हमने D दे दिया कि कोण इस प्रकार है कि कोण ADC यानी ADC ये कोण बराबर हो जाएगा BAC के, यानी कोण ये BAC ये कोण दोनों बराबर है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, बस इतना सिद्ध करना है। तो अब सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे क्या हमें दिया गया है। तो दिया है हमें बस इतना दिया है, कोण ADC बराबर है कोण BAC के, और तो कुछ दिया नहीं है। बचा हल करने को, तो बस हल ही करते हैं, ठीक है ना। चलो हल कर लेते हैं। हल में सबसे पहले देखो यही दोनों त्रिभुज लिए लेते हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC हुआ, त्रिभुज देखो यहाँ से A से स्टार्ट किया, त्रिभुज DAC ऐसा करेंगे, त्रिभुज DAC में। अच्छा ऐसा क्यों कहा, देखो जब हमें कोण ADC पता है, यानी कि A से स्टार्ट किया तब D कोण बराबर मिला, तो अब इधर से हम भाई B से स्टार्ट करें तभी तो ये कोण बराबर मिलेगा, और C लास्ट में दोनों में है, तो C तो कॉमन ना आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे हमें लिखना है। में कोण देखो कोण ADC बराबर हो जाएगा कोण BAC, ये बराबर हमने अपनी तरफ से नहीं किया, ये हमें सवाल में दिया है, ठीक। और कोण C बराबर कोण C, ये क्यों है, ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ हिंदी में लिखा जाएगा, उभयनिष्ठ, ठीक। तो अब इसमें हम डबल समरूपता लगा सकते हैं। देखो किसी भी दो त्रिभुजों में दो कोण यदि बराबर, तीसरा कोण निश्चित है कि बराबर होगा। तो इसमें ए यानी एंगल सिमिलैरिटी, ए समरूपता से त्रिभुज कौन लिया था, ABC ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज DAC के, ये समरूप हो जाएगा। जब समरूप हो जाएगा तो समरूपता के कुछ नियम होते हैं। क्या नियम भी होते हैं कि ये AB और DA ये समानुपाती हो जाएंगी, ठीक। तो हम लिख सकते हैं AB अपान AD बराबर ये BC अपान AC, और बराबर फिर ये AC अपान DC, यानी कि अच्छा इधर हमने एक चीज़ लिखाना है जो सिद्ध करना था, हालांकि चलो सवाल में ही देख लो। सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था CA² बराबर BC इंटू CD, ये यहाँ से सिद्ध करना था। हम लिख लेते हैं सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना था भाई, एक बार लिख लो, CA² बराबर CB इंटू CD, ये इतना सिद्ध करना था, तो ये आएगा। अब देखो
सी ए या ए सी एक सेम चीज़ है, और बी सी और ये है, दोनों लाना है। तो इसको छोड़ दो, इन दोनों भुजाओं को ले लो। तो हम ले लेंगे ए सी इंटू ए सी, या सी ए लिख लो। तो सी ए स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, और यही तो प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया, प्रूफ। अगला नंबर, अब देखिए यहाँ 22 का अंगा नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। यानी निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक ज्ञात करना। माध्यक या माध्यिका एक ही चीज है, एक वर्ग अंतराल दिए हैं और बारंबारता। तो इसको हल करने के लिए मेन कॉन्सेप्ट होता है, ये जो वर्ग अंतराल और बारंबारता इस तरीके से दिए हैं, इनको हम ऐसे नीचे की ओर लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख रखा है, तो ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया है। लिखने के बाद अब आगे का जो काम है वो क्या करेंगे, यहाँ इस तरीके से लिखा, और बारंबारता भी देखो इसकी दे रखे हैं हमें 14, इसकी दिए हैं 56, और इसकी दे रखे हैं 60, इसकी दिए हैं 86, और इसकी दे रखे हैं 74, इसकी दे रखे हैं 62, और इसके दे रखे हैं 48। अब आगे क्या करेंगे, आगे रही संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकले, जैसे ये 14 है, 14 एज इट इज, ये पद एज इट इज रहेगा, 14 की 14, 14 और 60 नहीं 56, तो ये हो जाएगा 70। इसी तरीके से सब जोड़ जोड़ करके अगला स्टेप लिखते जाना है। तो यहाँ अब देखो, चलो जोड़ के हम लिखते हैं। अगला ये 60 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 130, फिर ये जोड़ देंगे तो ये 216, फिर जोड़ देंगे तो ये 290, फिर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 352, फिर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा पूरा 400। इसी को हम इज इक्वल टू n मान लिए। ठीक, अब अगला स्टेप होता है हमारा n/2 करना है, n/2। तो n/2 करेंगे तो n कितना है 400, तो 400/2, तो ये आ जाएगा 200। अब ये 200 इस संचयी बारंबारता में किसके अंदर आएगा, उस पद को हमें घेर लेना है। तो वो ये रहा, इसके भीतर आएगा। ठीक, तो यहां माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, इसलिए माध्यिका वर्ग बराबर हो जाएगा 30 से 35। तो अब 30 से 35 जब होगा तो सेम माध्यिका वर्ग में बारंबारता वाले कॉलम में जो बारंबारता होती है उसी को f मान लेते हैं, और उसके ऊपर की बारंबारता को हम CF मान लेते हैं। संचयी बारंबारतों को अंग्रेजी में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए CF कर दिया। ठीक, अब यहाँ से L बराबर भी निकालते हैं। L बराबर क्या होता है, माध्यिका वर्ग की लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब छोटी सीमा, निम्न सीमा। तो ये हो जाएगा 30। ठीक, कामा CF ये हो गया, CF इज इक्वल टू हमने 130 मान रखा, और F बराबर ये 86 है, और H बराबर क्या होता है, इन सबके जो ये वर्ग अंतराल है ना, उनके बीच का अंतर 5 का है। तो ये सब मान निकल आए। तो अब माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यक या माध्यिका बराबर L प्लस CF माइनस n/2 माइनस CF ये इंटू H, और इसके अपान में स्मॉल f होता है। ये सूत्र हमने लगा दिया। अब बचा इसी में वैल्यू पुट करना। तो वैल्यू पुट कर दें, L का मान देखो, लोअर लिमिट होती है जो कि 30 आई, 30 प्लस n/2 का मान ये 200 निकल चुका है, 200 माइनस CF का मान 130,
अपान F 86 इंटू H5 कैलकुलेट कर लो। ये 30 प्लस 200 में 130 कटे, बचेगा केवल 70 इंटू 5 बटे 86, इतना आएगा। तो 7 बना 35। तो इसको हम कर सकते हैं 30 प्लस 7 बना 35, 350 भाजक बटे 86। अब इनका देंगे भाग। जब भी भाग आप दोगे तो भाग देना ना आता हो तो इधर हम दिए देते हैं। देखो 350 लिखा। अब बताओ इसमें हमें 86 से भाग देना है। तो 6 का 86 का पूरा पढ़ा नहीं पड़ा, हम 8 का पढ़ रहे। 8 का पढ़ा सर पढ़ो 35 है, 8 चौक 32, 4 बार गया, 4 का गुणा करा दो, 4 छंग 24 की, 4 4 अट्ठे 32 और 2 34, 344 आ गए। बच्चे कितने 6। इधर दशमलव लगाओ, इधर जीरो बढ़ाओ, भागने एक जगह जीरो और दशमलव लगा, एक जीरो इधर फिर बढ़ा लेते हैं। 8 का पढ़ा था तो 8 सत्ते 56, ठीक 7 बार लगभग चला जाएगा। गुणा करा 7 संग 42 की, तो 7 अट्ठे 56, 56 4 60, ये लगभग में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 30 प्लस 4.07। तो इनको ऐड कर दो, 30 4 34, 34.07, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा है ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे हल किया कैसे क्या। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर देखेंगे। अब देखो यहाँ अगला नंबर जो है 4, वो क्या कह रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासा है जिसको केवल एक ही बार उछाला गया है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी पहला में एक अभाज्य संख्या और दूसरा में 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। ठीक, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एक पासा है, उसको यदि एक बार उछाल रहे हैं तो उसके कुल संभव परिणाम क्या हो सकते हैं। तो देखो यहाँ हमने लिखा एक पासा को एक बार उछालने पर कुल आने वाले संभव परिणाम, या तो वो एक आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 या 5 या 6, इन्हीं में से कुछ आ सकता है। तो इसके कुल परिणाम कितने हुए 6। ठीक, 6 हुए ना। तो यहाँ पर अब पहला सवाल हम लिख रहे हैं। पहला सवाल में क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछा है। तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बराबर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछा है। तो अभाज्य संख्या कितनी है, तो देखो 2 3 और 5, एक को अभाज्य में नहीं गिना जाएगा। ठीक, यानी 2 3 और 5 ये अभाज्य संख्या है। तो क्या हो गई, 1 2 3, 3 हो गई ना। तो 3 बटे कुल परिणाम कितने हैं 6, क्योंकि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक, तो जब ये है तो ये 3/6 हो जाएगा। तो 2 से काट दो, 2 एकम 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये बराबर 1/2 आ गया। अब इसी तरीके से सेकंड नंबर ले लो। सेकंड नंबर में कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो देखो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2 और 6 के बीच, तो 1 2 3, यानी 2 और 6 इनके बीच में कौन, यही तो संख्याएं बची। तो कितनी है 3 है ना, बटे 6, 2 से 3 से काट दो, 3 कम 3, 3 दूना 6, तो बराबर 1/2। ये आंसर हो गए।
दोनों के। ठीक, आशा है समझ में आए होंगे। तो फिर इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो सवाल होंगे उनको हम आगे के वीडियो में बताएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं। और हमारे चैनल पर आकर के कमेंट करें कि सर आप ये चीज़ बताएं, वो चीज़ बताएं, तो मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।